आप उस जज की कुर्सी पर बैठकर हमें यह बताना चाह रहे हैं कि आज जब ईरान में लाखों युवतियां हिजाब को जलाकर उस रूढ़िवादी सत्ता और पितृसत्तात्मक इस्लामी कानूनों के विरोध में सड़कों पर आ रही है और दर्जनों की संख्या में पुलिस की गोली खाकर अपनी स्वतंत्रता के लिए शहीद हो रही हैं, वही हिजाब भारतीय मुस्लिम लड़कियों के लिए सशक्तिकरण का प्रतीक है। ऐसे लोग जज हैं जो इस बात को स्वीकारते हैं कि बाबर भारत में खजूर खोजने आया था और मोहम्मद बिन कासिम के घोड़े का पेट्रोल खत्म हो गया तो रिलायंस की पंप की तलाश में जामनगर रिफाइनरी चला गया और वहीं पर मोदी और शाह के पूर्वजों ने उससे 3 पैसा प्रति लीटर अधिक मांग लिया तो तलवारें निकल गई। वस्तुतः चंद्रचूड़ जी ने व्यभिचार जैसे शब्द को शब्दकोश से डिलीट करवा दिया है और ऐसे आचरण को संविधान सम्मत बना दिया है। जस्टिसों के खानदान से आने वाले जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूरे निर्णय में यह नहीं बताया कि ये जो मौखिक विष्ठा उन्होंने की वह क्या उनका व्यक्तिगत अनुभव रहा है, उनके घर में ऐसा हुआ या उन्हें कोई ब्लैकमेल कर रही है, माने उन्होंने किसी के घर में ऐसा कर दिया। तो मेरी सलाह यह है कि जज साहबों को हर शुक्रवार एक मस्जिद पकड़ लेनी चाहिए और वहाँ खुतबे सुनाने चाहिए। अब क्या है कि इतनी छुट्टियाँ तो वो लोग लेते ही हैं, तो 52 शुक्रवार और सही, इस समाज का भला ही होगा ना। इससे समाज में जागरूकता भी आएगी और ये हिजाब वाले मामले जो है, ऐसे मामले वही मस्जिद में मौलाना के साथ जो है बैठ के आपस में सुलझा लिए जाएंगे, क्योंकि जब कोर्ट में कुरान की आयतों पर ही निर्णय होने हैं तो मौलाना और हाजियों से अधिक कुरान कौन जानता है, फर्स्ट हैंड अनुभव मिलेगा। वहीं कोई दावत दे दे तो दाढ़ी बढ़ाकर दीन की बातें भी आप कर सकते हैं। इसी तरह चलता रहा तो किसी दिन ब्लेड का भी जुगाड़ कोई कर ही देगा, है कि नहीं। भारतीय न्यायपालिका आज के संदर्भ में भारतीय समाज को तोड़ने का सबसे बड़ा कारक बन चुकी है, क्योंकि इनके निर्णय दूरगामी होते हैं। भले इनका कार्य संविधान की व्याख्या और कानून की धाराओं के आलोक में निर्णय देना हो, इन्होंने स्वयं को ही अब विधायिका या संसद होने का भी कार्य दे रखा है। अब कोर्ट कानून की व्याख्या नहीं करता, अब कोर्ट कानून बनाता है। अब कोर्ट संसद द्वारा पास किए गए कानून पर यह नहीं कहता कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, बल्कि अब कोर्ट यह कहता है कि सरकार जवाब दे कि उसने यह कानून बनाया कैसे। अब कोर्ट यह जांचता है कि सरकार ने जो 370 हटाया वह उचित है या नहीं, सीए का कानून पास हुआ वह उचित है या नहीं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल जो है वो घंटी अवश्य दबा दें, क्योंकि लंबे समय से आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो कई लोगों को नोटिफिकेशन सब जाते नहीं, इसलिए मैं चाहूँगा कि जो भी देख रहे हैं वो एक बार ऑन और ऑफ कर लें नोटिफिकेशन आइकन। आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। सोशल मीडिया का संसार ही ऐसा है कि कोई भी उसके प्रभाव से बच नहीं पाता। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों को ही ले लीजिए, जो आजकल संविधान सम्मत निर्णय कम और पंचतंत्र की कहानी की नैतिक शिक्षा देने या फिर जुडिशरी के ग्रेटा थनबर्ग बनने पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। न्याय तो उन्होंने बहुत कम ही किया है, निर्णय अवश्य सुनाए हैं और वो निर्णय भी आजकल लाइव ट्वीटिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के समय में सार्वजनिक हो जाते हैं, तब इनका सत्य बाहर आ जाता है। हिजाब मामले पर पिछले वर्ष के दिसंबर से जो बकैती आरंभ हुई है, इस वर्ष के अक्टूबर में भी चल ही रही है। अंग्रेजी में टेंस की पढ़ाई करते वक्त जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नियम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि भला ऐसे वाक्यों का उपयोग कहाँ होता होगा। फिर भारतीय न्यायिक व्यवस्था दिखती है जहाँ एक ही केस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हुए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाने की क्षमता रखता है। हिजाब मामले पर 9 महीने से कोर्ट में सुनवाई चलती रही। कर्नाटक उच्च न्यायालय से होते हुए सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंची। संविधान की जगह कुरान की आयतें वहां पढ़ी गई और अंत में निर्णय यह हुआ कि 2 जजों की बेंच में से एक ने कहा कि हिजाब को विद्यालय की यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं बना सकते, दूसरे ने कहा कि बच्चियों पर तो तरह तरह के भार हैं, दबाव हैं, इसलिए एक और भार डालकर उन्हें शिक्षा से वंचित कर सकते हैं, इसलिए हिजाब पहनने पर रोक नहीं होनी चाहिए। यहाँ जज साहब ने संविधान नहीं देखा, उन्होंने अपने विचार को संविधान से भी ऊपर रख दिया और न्याय की जगह ज्ञान बांचा कि लड़कियों की सामाजिक स्थिति बहुत खराब है, इसलिए उनको हिजाब पहनने दो। जज साहब, लड़कियों की सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा किसने? प्रश्न यह था कि क्या विद्यालयों में जहां सरकार ने यूनिफॉर्म के नियम तय किए हैं, क्या वहां कोई छात्रा अपने मजहबी परिधान पहनकर जा सकती है? आपको संविधान उस सरकार के नियम और विद्यालयों के यूनिफॉर्म तय करने की स्वतंत्रता पर निर्णय देना था, ना कि यह बताना था कि लड़कियों की स्थिति ठीक नहीं है। किसकी स्थिति आपको ठीक लगती है इस देश में? अगर हर अपराध को स्थिति के हिसाब से देखें, फिर तो हम जो है रेपिस्ट को, बलात्कारियों को, हत्यारों को, सबको छोड़ने लगेंगे। अगर लड़कियों से उनके घरों में बर्तन मांजने और भोजन बनाने को कहा जाता है, जो कि आपका कुतर्क था, तो आप उस समाज की माँओं को सुधारने की बात करेंगे या यह कहेंगे कि बेटा तुम्हारा सब दूध भात है, जो मन में आए पहन कर आया करो। और हाँ जज साहब,
ये जो मन में आए वाली बात है ना कि यह उसकी चॉइस है, यह आप भी जानते हैं कि सामाजिक कंडीशनिंग के कारण कैसे पितृसत्ता के दबाव में पीढ़ी दर पीढ़ी परतंत्रता के बंधनों को, काले तंबुओं को, उसमें लगी 2 इंच बाई 6 इंच की जालीदार पट्टी को, 10 और 12 वर्ष की बच्चियों को उनका व्यक्तिगत चुनाव, फ्रीडम ऑफ चॉइस कहकर पहनाया जाता है। आप उस जज की कुर्सी पर बैठकर हमें यह बताना चाह रहे हैं कि आज जब ईरान में लाखों युवतियां हिजाब को जलाकर उस रूढ़िवादी सत्ता और पितृसत्तात्मक इस्लामी कानूनों के विरोध में सड़कों पर आ रही है और दर्जनों की संख्या में पुलिस की गोली खाकर अपनी स्वतंत्रता के लिए शहीद हो रही हैं, वही हिजाब भारतीय मुस्लिम लड़कियों के लिए सशक्तिकरण का प्रतीक है। यूं तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी पर बैठते इंग्लैंड के जज और ऑस्कर वाइल्ड की पुस्तकों के उद्धरण बांटते रहते हैं, जनता को यह बताते हैं कि साउथ अफ्रीका की कोर्ट में किस जज ने क्या कहा था और अमेरिकी समाज में किस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और आज आपको ईरान में शहीद होती नवयुवतियां नहीं दिख रही। मुझे याद है कि पटना उच्च न्यायालय में शर्ट और पैंट पहनकर एक सरकारी अधिकारी के कोर्ट में आने पर एक जज भड़क गए कि उसके शर्ट के कॉलर की बटन क्यों खुली हुई है और उसने ब्लेजर क्यों नहीं पहना है, जबकि जून का महीना चल रहा था, जब एक जज जो आपकी ही जमात का है अपने न्याय कक्ष में आए हुए एक सीनियर आईएएस ऑफिसर के शर्ट और पैंट पहनकर आने के बाद भी उससे ब्लेजर और टाई की मांग रख सकता है, तब दूसरा जज स्कूल के यूनिफॉर्म की जगह मजहबी चिन्हों को क्यों घुसेड़ना चाह रहा है। फिर तो महिला अधिवक्ता बिकनी पहनकर चली जाया करें और पुरुष अधिवक्ता गंजी और हाफ पैंट में जूस की गिलास पर वो छोटी छतरी जो होती है और संतरे का छिलका लगाए हुए आए और कहें कि उनकी पत्नी ने उन्हें घर पर बहुत पीटा है, बहुत मानसिक पीड़ा में है, इसलिए उन्हें जो कोट, काले कोट और सफ़ेद टाई पहनने से उन्हें मुक्त कर दिया जाए। जो जज आज तक औपनिवेशिक मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पाए हैं कि उन्हें जज साहब की जगह मिलॉर्ड ही कहा जाए और भीषण गर्मी में भी इंग्लैंड की सर्दी के हिसाब वाले काले लहराते लबादों में वकील आया करें और जज भी वही अंग्रेजी ड्रेस कोड में चले, अंग्रेजों द्वारा पानी के जहाज से घर जाने के लिए बनाई गई 2 महीने के ग्रीष्मावकाश का स्वतंत्र भारत में भी अनुसरण करें, जबकि हर साल लाखों की संख्या में अनिर्णित केस की संख्या जो है बढ़ती जा रही है, वो जज यह कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म की जगह कुछ भी चलेगा। आप यह सोचिए कि जिस कोर्ट में लगभग 70,000 मामले लंबित हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल में 5 करोड़, वहाँ एक ऐसे विषय को जो सामान्य बुद्धि विवेक के हिसाब से स्कूल के प्रिंसिपल से आगे जानी ही नहीं चाहिए, उस पर 10 दिन तक सुनवाई होती है लगातार और बाद में 2 जज विपरीत निर्णय देते हैं। आखिर न्यायपालिका जब संविधान और भारतीय दंड विधान और विधायिका के बनाए कानूनों में दिए नियमों से बंधी हुई है, तब जजों को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता कहां से मिलती है और उसके आधार पर निर्णय देने की स्वतंत्रता कहां से मिलती है? फिर ज्यूरी सिस्टम को क्यों हटा दिया गया? दूसरी बात, क्या भारतीय जजवृंद यह सोचते हैं कि वो अमरेंद्र बाहुबली हैं और उनका शब्द ही है भारत का शासक? आखिर इस राष्ट्र में जहां भगवान राम की जन्मभूमि को कानूनी दावपेच, वामपंथी आक्षेप, इस्लामिक प्रपंच का सामना करते हुए भारतीय भूमि कानूनों की दृष्टि में ही निर्णय पाना पड़ा, वहाँ यह नहीं देखा गया कि हजारों वर्षों से अयोध्या राम की जन्मभूमि कही जाती रही है। वहाँ इस पर बहस नहीं हुई कि वाल्मीकि रामायण से लेकर विष्णु पुराण तक भगवान राम की जन्मभूमि के संदर्भ में वो ग्रंथ क्या कहते हैं। उसी कोर्ट में कुरान की आयतें क्यों सुनी जा रही? क्या यह राष्ट्र कुरान की आयतों को सुनकर यह तय करेगा कि स्कूल के यूनिफॉर्म क्या हो? क्या यही जज यह नहीं कह रहे कि मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहने और हिंदू लड़कियां जय श्री राम वाला प्रिंट वाला कुर्ता पहन के स्कूल जाए? तीसरी बात, जिसको मजहबी कपड़े पहनने हैं वह भी वो कपड़े जो किसी बच्ची के मुस्लिम होने का द्योतक नहीं, यानी कि इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है, जो कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना है, उन्हें इस्लामी मदरसे में क्यों नहीं भेज देते आप? मैंने यह तो नहीं सुना कि हिंदू बच्चे जनेऊ धारण किए हुए, धोती पहने हुए, गुरुकुल वाली ड्रेस में सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने तो कोई केस फाइल नहीं किया। ऐसा नहीं होता क्योंकि धार्मिक शिक्षा हेतु अलग तरह के विद्यालय बनाए गए हैं जो बच्चे वहीं पढ़ने जाते हैं वैसे वाले। जज को तो यह कहना चाहिए था कि जिन्हें हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है, क्योंकि वो मजहबी पहचान से अलग नहीं होना चाहते, तो वो उन स्कूलों में क्यों जा रहे हैं जहाँ विज्ञान और गणित पढ़ाया जाता है? धरती चपटी है, चांद के 2 हिस्से हो गए और विज्ञान शैतानों का विषय है, ये सब तो मजहब के विरोध में है। वहाँ हिजाब पहनो या ना पहनो क्या फर्क पड़ता है? एक के बाद एक निर्णय ऐसे आ रहे हैं जो यह बताता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट कितना खलिहर है और उसके जजों को कुछ प्रभावशाली वकील कैसे ब्लैकमेल करते हैं। यही वो जज हैं जिन्होंने वकील दुष्यंत दवे के यह कहने पर कि इस्लाम तो भारत में कभी भी आक्रमण करते हुए आया ही नहीं, कोई हिंसा कभी फैलाई ही नहीं,
यह चुप रहे और अंत में दवे जी को यह भी कहा कि कोर्ट में उन्होंने काफी ज्ञान की बातें कही, इसके लिए उनका आभार। ऐसे लोग जज हैं जो इस बात को स्वीकारते हैं कि बाबर भारत में खजूर खोजने आया था और मोहम्मद बिन कासिम के घोड़े का पेट्रोल खत्म हो गया तो रिलायंस की पंप की तलाश में जामनगर रिफाइनरी चला गया और वहीं पर मोदी और शाह के पूर्वजों ने उससे 3 पैसा प्रति लीटर अधिक मांग लिया तो तलवारें निकल गई। वस्तुतः इन अक्ल के पैदल लोगों के सामने कोई बड़ा वकील ये जो बात मैंने आपको बताई ये कह भी दे तो ये चुप रहेंगे और बाद में उसे धन्यवाद कहेंगे। यही वो कोर्ट है जो इतना वोक हो चुका है कि आने वाले मुख्य न्यायाधीश यह बेहूदगी अपने निर्णय में लिख देते हैं कि स्त्री का विवाह कर लेने मात्र से उसका विवाह के बाहर किसी से सेक्स ना करने के अधिकार से सहमति नहीं हो जाती। पति अपनी पत्नी के सेक्सुअलिटी का स्वामी नहीं है, वह अपनी प्रसन्नता के लिए जिसके साथ चाहे सेक्स कर सकती है। इसमें चंद्रचूड़ ने सेक्सुअलिटी, चॉइस, आइडेंटिटी, ऑनर, साइकोलॉजिकल और पता नहीं क्या क्या अंग्रेजी के शब्द भर भर के बोले हैं, बस यह बताने के लिए कि जब पुरुष विवाह करता है तो उसको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि उसकी पत्नी का मन करेगा तो वो ड्राइवर के साथ, अपने पूर्व प्रेमी के साथ, किसी दोस्त के साथ या किसी और जीव के साथ सेक्स कर सकती है और पति को पता चले भी तब भी यह कोई अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि मजे लेने की स्वतंत्रता विवाह के बंधनों में नहीं बांधी जा सकती। वस्तुतः चंद्रचूड़ जी ने व्यभिचार जैसे शब्द को शब्दकोश से डिलीट करवा दिया है और ऐसे आचरण को संविधान सम्मत बना दिया है। जस्टिसों के खानदान से आने वाले जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूरे निर्णय में यह नहीं बताया कि ये जो मौखिक विष्ठा उन्होंने की वह क्या उनका व्यक्तिगत अनुभव रहा है, उनके घर में ऐसा हुआ या उन्हें कोई ब्लैकमेल कर रही है, माने उन्होंने किसी के घर में ऐसा कर दिया है। मैं यह सब प्रश्न केवल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ऐसे प्रश्न हजारों लोगों ने सोशल मीडिया में पूछे हैं। इसका तर्क यह भी है कि क्या ऐसे निर्णय हिंदू विवाह की संस्था पर सीधा हमला नहीं? ये तो पश्चिमी राष्ट्रों की सामाजिक परंपरा रही है कि एक स्त्री के 4 पति, 8 प्रेमी हो सकते हैं और एक पुरुष के 3 प्रेमी या 12 प्रेमिकाएं। फिर भी ऐसे समाजों में भी चीटिंग यानी पति से छुपकर शारीरिक संबंध बनाना या पत्नी से छुपकर पति कहीं और शारीरिक संबंध बना रहा है, ये अच्छी बात नहीं मानी जाती। पश्चिमी राष्ट्रों में भी ऐसे संबंधों को केवल वामपंथियों की अकादमिक बकैतियों में ही शामिल किया जाता है, जहां दैहिक आनंद ही सर्वोपरि है और सेक्स करना इतना नॉर्मलाइज कर दिया जा रहा है कि अब पीडोफाइल्स को भी, रेपिस्ट को भी वामपंथी यह कहकर सामान्य बता रहे हैं कि पीड़ित बच्चे या बच्चे की सहमति हो सकती है, या फिर ऐसा करने वाले जो पीडोफाइल लोग हैं उन्हें बच्चे ही पसंद आते हैं, उनकी ये मानसिक समस्या है, यह कोई अपराध नहीं है। जब भविष्य का मुख्य न्यायाधीश ही लीक छोड़कर वोक बना फिर रहा है तो फिर निचले जज भी तो कुछ पॉइंट स्कोर करना चाहेंगे ही। हर जगह हिंदुओं की पारिवारिक संस्थाओं पर, उनके प्रतीकों पर, धार्मिक नियमों पर इसी वोकैती का हमला हो रहा है। मंदिरों को इन न्यायालयों ने पर्यटन स्थल बनवा दिया है, वहां अब हिंदू पंडित या मंदिर की प्रकृति के हिसाब से नियम व परंपराओं का निर्वहन नहीं होगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज बताएगा कि भगवान अयप्पा स्वामी के मंदिर में कौन जाए। ऐसी वोक संस्थाओं ने अमरनाथ यात्रा में मंत्रोच्चारण और घंटियां बजाने तक पर रोक लगाई है। शनि शिंगणापुर में क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। दिवाली में पटाखों की बात करने पर जज ने यह पूछ दिया कि क्या वो दिल्ली एनसीआर का निवासी है। जज ने आईआईटी की स्टडी नहीं देखी, कोई वैज्ञानिक सर्वेक्षण या आंकड़े की बात नहीं की। जज ने यह नहीं देखा कि पराली जलाने से कितना प्रदूषण फैल रहा है, बल्कि उसे यह जानना था कि याचिकाकर्ता दिल्ली में रहता है कि नहीं। दिल्ली में तो तुम भी रह रहे थे जज साहब जब सीए की नौटंकी हुई, जब किसान आंदोलन के कारण हजारों करोड़ का आर्थिक नुकसान होता रहा और लाखों लोगों के आवागमन पर कुछ अराजकतावादियों ने जबरन रोक लगाया था। तब आपको इस क्षेत्र की चिंता नहीं हुई, क्योंकि आपके बंगले की राह उस राह से होकर नहीं जाती। सुप्रीम कोर्ट को आने वाले वर्षों में रामलीला आदि करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे आयोजनों में नैतिक शिक्षा और प्रवचन के ज्ञान की बातें करने का बहुत स्कोप रहता है। परंतु हिंदू धर्म तो उन्हें पसंद नहीं है, उन्हें इस्लामी बच्चियों के सामाजिक शोषण की चिंता है। तो मेरी सलाह यह है कि जज साहबों को हर शुक्रवार एक मस्जिद पकड़ लेनी चाहिए और वहाँ खुतबे सुनाने चाहिए। अब क्या है कि इतनी छुट्टियाँ तो वो लोग लेते ही हैं, तो 52 शुक्रवार और सही, इस समाज का भला ही होगा ना। इससे समाज में जागरूकता भी आएगी और ये हिजाब वाले मामले जो है, ऐसे मामले वही मस्जिद में मौलाना के साथ जो है बैठ के आपस में सुलझा लिए जाएंगे। क्योंकि जब कोर्ट में कुरान की आयतों पर ही निर्णय होने हैं तो मौलाना और हाजियों से अधिक कुरान कौन जानता है, फर्स्ट हैंड अनुभव मिलेगा। वहीं कोई दावत दे दे तो दाढ़ी बढ़ाकर दीन की बातें भी आप कर सकते हैं। इसी तरह चलता रहा तो किसी दिन ब्लेड का भी जुगाड़ कोई कर ही देगा, है कि नहीं।
बात केवल हिजाब की नहीं है, बात यह है कि इस विषय पर 1 या 3 जज की बेंच क्यों नहीं बनाई गई, 2 की ही क्यों? क्या भारतीय न्याय व्यवस्था के पास इतना समय और संसाधन है कि वो फिर वही दलीलें अब 3 या 5 जज वाली बेंच के पास जाए और फिर से संविधान की जगह कोर्ट रूम में कुरान को केंद्र में रखा जाए, उसकी आयतें पढ़ी जाए? क्या यह सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे वाहियात केस में 3 जजों की बेंच का निर्णय भी मान्य होगा और यही वकील 5 बेंच तक खींचकर इसे नहीं ले जाएंगे? जस्टिस चंद्रचूड़ जैसे लोग जो भारतीय समाज के संदर्भों से कहीं दूर जाकर अमेरिकी वामपंथी विचारों का प्रयोग हिंदू परिवार और विवाह की संस्था को छिन्न भिन्न करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। बात केवल स्कूल में हिजाब की नहीं है, बात यह है कि जज और वकील न्यायपालिका के 2 महत्वपूर्ण स्तंभ क्या संविधान और भारतीय कानूनों से परे जाकर अपने विचारों के ही प्रभाव में निर्णय देंगे? क्या ऐसे निर्णय भारत के विद्यालयों से, जो बच्चों में अनुशासन, सार्वभौमिकता, समानता जैसे मूल्यों को आत्मसात करने और अपने आचरण में आजीवन उतारने हेतु बनाए गए हैं, एक उच्छृंखल, अराजक और छद्म रूप से उन्मुक्त समाज को बढ़ावा नहीं देंगे? आज अगर बच्चों को डाइवर्सिटी के नाम पर स्कूलों में ही असमानता और धर्म मजहब के भेदभाव से परिचय कराया जा रहा है, तो फिर संविधान में जिस समानता की बात की गई वह भाव आएगा कहां से? आप तो बचपन से यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि बच्चे बगल के बच्चे की जाति जाने, मजहब जाने और बाहर में अपने घरों में यह पढ़े कि जिस स्कूल में तुम जाते हो और तुम्हारी तरह के जो ड्रेस नहीं पहनते वो बच्चे काफिर हैं, जिन्हें देखते ही मार देने की अनुमति कुरान देता है। भारतीय न्यायपालिका आज के संदर्भ में भारतीय समाज को तोड़ने का सबसे बड़ा कारक बन चुकी है, क्योंकि इनके निर्णय दूरगामी होते हैं। भले इनका कार्य संविधान की व्याख्या और कानून की धाराओं के आलोक में निर्णय देना हो, इन्होंने स्वयं को ही अब विधायिका या संसद होने का भी कार्य दे रखा है। अब कोर्ट कानून की व्याख्या नहीं करता, अब कोर्ट कानून बनाता है। अब कोर्ट संसद द्वारा पास किए गए कानून पर यह नहीं कहता कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, बल्कि अब कोर्ट यह कहता है कि सरकार जवाब दे कि उसने यह कानून बनाया कैसे। अब कोर्ट यह जांचता है कि सरकार ने जो 370 हटाया वह उचित है या नहीं, सीए का कानून पास हुआ वह उचित है या नहीं। और दुर्भाग्य यह है कि हमारी सरकार इस सतत आक्रमण को झेलती ही जा रही है और कोर्ट अपनी वोकरी के चक्कर में पूरे समाज को तोड़ने पर तुली हुई है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। नोटिफिकेशन आइकॉन अवश्य ही दबा दें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।